यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, पीएस एकेडमी की ओर से आप सभी को ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और माई सेल्फ प्रवीण सिंह सिसोदिया। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावलियों के बारे में, जो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। वर्तमान में कई समय से चली आ रही चर्चा, संसद की चर्चाओं में ये शब्दावलियाँ लगातार यूज होती आ रही है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कुछ चीज़ों से अवगत करवा देना चाहता हूँ। आप सभी ने, आज रक्षाबंधन है तो ढेर सारी खुशियाँ मनाई होगी बहनों के साथ और परिवार के साथ। तो मैं भी चाहता हूँ कि जितनी ही खुशियाँ, जितने ही परिवार के साथ मनाएं, उतना ही पीएस एकेडमी को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको बनाता रहूं। और यूपीएससी जो अभी आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली सारी चीज़ें मैं आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँगा। और ये आज से स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, जो पूरा का पूरा पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को मैं कवर करवाऊँगा। और कुछ पॉलिटिकली शब्दावलियाँ हैं वो भी लेके आऊँगा, जो अक्सर पूछी जाती है। इसकी डेफिनेशन हमें याद नहीं होती और हम इसमें अंतर को महसूस नहीं कर पाते कि इन सब शब्दावलियों का अंतर क्या है, और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल अक्सर देखा जाता है कि भाई प्रश्नकाल संसद में उड़ता रहता है, और ज़्यादातर न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि राज्यसभा टीवी के अंदर देखे या फिर अन्य तमाम प्रकार के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम ये सुनने को मिलता है बार बार कि प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, और ये सारे अविश्वास प्रस्ताव, बजट सत्र और ऐसी बहुत सी शब्दावलियाँ हैं। धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, ऐसे बहुत सी शब्दावलियाँ हैं जो हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम उसका डेफिनेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो आइए हम शुरू करते हैं, इनकी शब्दावलियाँ और उनके डेफिनेशन को समझते हैं। प्रश्नकाल यानी दोनों सदन। दोनों सदनों का मतलब होता है दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, यानी दोनों सदन के अंदर में प्रत्येक बैठक के प्रस्ताव, यानी जो भी दोनों सदनों के बीच में अगर बैठक होती है, उनके प्रारंभ के 1 घंटे होता है, मतलब प्रारंभ है। प्रश्नकाल की बात करो, जब बैठक होती है, बैठक से 1 घंटे पहले की बात बोल रहे हैं कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे होता है। इस दौरान भारत सरकार से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। यानी ये भारत सरकार से संबंधित प्रश्नकाल के अंदर, मतलब भारत सरकार से संबंधित जो विपक्षी पार्टी होती है या फिर अपने जो बहुमत प्राप्त पार्टी होती है, वो भी इसमें मुद्दे उठाती रहती है। तथा सार्वजनिक समस्याओं का भी ध्यान में रखा जाता है। यानी जब प्रश्नकाल होता है तो सार्वजनिक समस्या क्या क्या है, इसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है, और ये दोनों प्रश्नकाल के अंदर ही उठाई जाती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं शून्यकाल। ये भी दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात का समय होता है। यानी जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, उसके जस्ट बाद वाला जो टाइम होता है वो शून्यकाल होता है, जो दोपहर 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। लगभग 1 घंटे का शून्यकाल होता है और 1 घंटे तक चलता है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब हम धन्यवाद प्रस्ताव को देखते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव की डेफिनेशन क्या है, जो अक्सर पूछी भी जाती है। ये कब धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है संसद के अंदर? आम चुनाव के पश्चात, यानी जब नए नए चुनाव होता है लोकसभा का। लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त कोई पार्टी आती है और नई सरकार बनती है और नया प्रधानमंत्री बनता है, उस समय की बात बोल रहे हैं कि जब कोई आम चुनाव होता है, उसके जस्ट पश्चात जब कोई नई सरकार आती है, नई सरकार स्थापित होती है, तब राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देते हैं। यानी कि नई नई सरकार आती है, जब मतलब वो क्या बोलते हैं, वो शपथ लेने के जस्ट बाद राष्ट्रपति जो है, नई नई सरकार आती है, उस सरकार के सामने अपने संसद में भाषण देते हैं, ठीक है ना, अभिभाषण करते हैं, और उनको सारी की सारी प्रक्रिया के दौरान होता है ये। नई सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया क्यों जाता है? राष्ट्रपति जो अभिभाषण करता है संसद में,
नई सरकार चुन कर आती है, उसके बाद राष्ट्रपति अभिभाषण करता है उनको और वो चुन कर आती है, तो उसके स्वागत के लिए यानी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यानी राष्ट्रपति का स्वागत बोल सकते हैं या फिर धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अब आता है नई डेफिनेशन, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव यानी इस प्रस्ताव द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग, यानी सरकार भी हो सकती है या सरकार हो गया कोई, भारत सरकार हो गई, भारत सरकार या उसका कोई विभाग हो गया, यानी मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उस विभाग के द्वारा धन के लिए, ठीक है ना, याद रखना है आपको, लिए कटौती प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? ओनली धन के लिए, यानी वित्तीय संबंधित है ये, तो इसको आप याद रखना है। धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, यानी कि भारत सरकार हो गई या फिर भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय या विभाग द्वारा धन में कटौती करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है और वो कटौती करने की मांग कर सकता है, इसीलिए संसद में ये कटौती करने का प्रस्ताव लेके आते हैं, इसीलिए इसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो लगातार ये डेफिनेशन आप चर्चा विचार में रहती रहेगी, चलती रहेगी, और आप ऐसे ही। और दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये नया नया चैनल है PS एकेडमी, जो एकेडमी नई नई आपको पूरी की पूरी PT, UPSC की PT और स्टेट PCS की तैयारी करवाएगी। अगर आप लगातार इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हो और ऐसे ही मैं सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता रहूँ, उसके लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोते सोते, बैठते या घूमते फिरते वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठोगे साथ में और नोट डाउन नहीं करोगे तब तक आपको ये कोई भी शब्दावली याद रहने वाली नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये शब्दावली सारी की सारी आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में और अपने नोट डाउन करते रहिए, ताकि क्या है बार बार रिवीजन करते रहोगे उसको और आपको याद भी रहेगी लंबे समय तक। तो आप ऐसे ही देख रहे हो तो वो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप नोट डाउन करिए और नोट्स बनाइए साथ साथ में। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नई डेफिनेशन के साथ, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यानी निंदा प्रस्ताव क्यों लेके आया जाता है? निंदा प्रस्ताव में मतलब संविधान में सदस्यों के बारे में बताया हुआ है कि संविधान ने सदस्यों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे किसी भी मंत्री के कार्यों को अस्वीकृत करने या निंदा करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सके। यानी कि कौन कर सकता है? संविधान मतलब जो लोकसभा के अंदर जो सदस्य चुन के आते हैं उनको ये अधिकार दिया है कि कोई भी मंत्री अगर मान ले कि किसी प्रकार का गलत सीधा उल्टा सीधा काम करता है या फिर नए अलग प्रकार का कोई प्रस्ताव लेके आता है और वो नहीं है, मतलब पूरी लोकसभा को वो स्वीकार्य नहीं है, तो उसके लिए ये निंदा कर सकते हैं या फिर उसको प्रस्ताव की अस्वीकार कर सकते हैं, यानी उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं या फिर निंदा करना, यानी मंत्री की कोई भी कार्य हो जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही हो उससे हम अस्वीकार भी कर सकते हैं या फिर उसकी हम निंदा कर सकते हैं। तो उसके लिए ये निंदा प्रस्ताव लेके आया जाता है संसद के अंदर। तो इसमें बता रहा है कि संविधान ने सदस्यों को अधिकार दिया है कि वे किसी भी मंत्री के कार्यों को अस्वीकृत करने या फिर निंदा करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सके तथा बहुमत मिलने पर पारित कर सके। यानी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव बहुमत मिलने पर लोकसभा के अंदर से पारित कर लो तो उसको निंदा प्रस्ताव कहेंगे। और अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाया कब जाता है? जब कोई मतलब विपक्षी पार्टी, लोकसभा के अंदर विपक्षी पार्टी यानी बहुमत दल वाला, मान लो कि अभी मोदी सरकार है और लोकसभा के अंदर कांग्रेस या फिर कोई भी NCP या फिर समाजवादी पार्टी या XYZ कोई भी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस भी हो सकती है, कोई भी पार्टी अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है तो अगर वो पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार को क्या करना होता है? जो मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी होती है वो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है या फिर राष्ट्रपति उसको हटा दिया जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं हटती है तो राष्ट्रपति उसको हटा दिया करते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध लेके आते हैं, ठीक है। कौन लेके आता है? तो विपक्ष लेके आता है। अब विपक्ष कोई भी हो सकता है, तो सरकार के विरुद्ध विपक्ष लेके आती है। ऐसा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? ऐसा प्रस्ताव जिसमें कि सरकार के प्रति, सॉरी यहाँ पे सरकार है, सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया हो। यानी ऐसा प्रस्ताव, एक प्रस्ताव होता है जिसमें सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया हो। निर्णय कौन लेता है इसमें? अध्यक्ष लेता है।
किस प्रकार लेता है निर्णय, तो वाद विवाद के द्वारा, यानी वाद विवाद करवाया जाता है, वाद विवाद के उपरांत मतदान करवा कर निर्णय लेता है। ठीक है। यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाए या प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। फिर उसके बाद हो सकता है राष्ट्रपति इसको त्याग पत्र दिलवाए या फिर नई सरकार का गठन के लिए नए चुनावों की घोषणा भी करवाए, नए चुनाव हो, इस प्रकार के सारे होती चीज़ें। अब नई डेफिनेशन, एक नया शब्द आता है कोरम। कोरम क्या है आखिरकार समझते हैं हम कि देखिए दोस्तों, कोरम ऐसा होता है कि मान लें कि कोई भी ऐसी कार्य या गतिविधि या फिर कोई कार्यवाही कर रहे हो और उसके लिए हम सभा गठन करते हैं और सभा गठन के दौरान कोई सदस्यों की कमी हो जाती है या सदस्यों की कमी महसूस होने पर हमारे पास सदस्य अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, कोरम का गठन करते हैं, जिसमें जो सभा के अंदर सदस्यों की कमी होती है उस कमी को पूरी करने के लिए हम कोरम का गठन करते हैं। और इसकी पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी मान लीजिए कि कोई भी सभा हो, सभा की कार्रवाई चल रही हो, कार्रवाई के लिए किसी संस्था में सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति की संख्या को, यानी आवश्यक उपस्थिति की संख्या को कोरम कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि क्या है कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे और पीएस एकेडमी आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाती रहेगी। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।